चैप्टर हम पूर्ण कर चुके हैं। आइए तीसरे चैप्टर से शुरुआत करते हैं। 2 चैप्टर हम पूर्ण कर चुके हैं, तीसरे चैप्टर से शुरुआत करते हैं इस सेशन की। देखिएगा तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो है आपका प्राचीन भारत और विश्व। प्राचीन भारत और विश्व की चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत और विश्व। अब आप सोचोगे कि सर विश्व तो हमारे है नहीं, तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि इसमें हम केवल भारत, हमें विश्व से कोई लेना देना नहीं है, हमारे विश्व के कोई टॉपिक है नहीं। हालांकि विश्व की कृषि का टॉपिक है हमारा, है ना, वो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन हिस्ट्री में हमें विश्व का कुछ नहीं पढ़ना है। और इस चैप्टर में भी हम केवल भारत वाले पे ही चर्चा करेंगे ज्यादातर, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो बीच में आ जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूर नहीं है कि याद करना ही पड़ेगा आपको। राजू सिंह जी कैसे हैं आप? संदीप कौर कैसे हैं? पुष्पा स्वागत आपका। सुनीता पूनिया, सरिता चौहान, मोहनलाल कैसे हैं आप? भारती रोहित, टच गेमर, लक्ष्मण गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप? देखिए मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो खेतान, कूचा, कारा शहर और तुर्फान, ये कुछ मध्य एशिया में स्थित भारतीय संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की है। और चीनी सम्राट मिंगती किन 2 विद्वानों को अपने साथीन लेकर गए थे? तो धर्मरत्न और मातंग को अपने साथ जो है वो ये लेके गए थे। बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था धर्मरत्न व मातंग ने। और किस तिब्बती राजा ने भारत के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? स्त्रोसांग नेम्पो ने, ठीक है। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को किसने श्रीलंका में राजकीय संरक्षण दिया? तो राजा तिस्सा था जिसने सम्राट अशोक के पुत्र पुत्रियों को जो है वो क्या दिया? राजनीतिक संरक्षण दिया। कहां पर? श्रीलंका में। इसके बाद देखिएगा बर्मा के किस राज्य में हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है? जो ब्रह्मा देश है उसका कौन सा राज्य है जिसमें हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है? तो मान नामक एक राज्य है, मान राज्य। जैसे हम ये कह दें कि जैसे राज्य भारत है, भारत में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म का प्रभाव कहां पर है? तो हम देखेंगे कि भी गोवा में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो जनरली रहते हैं। और मुस्लिम कहें तो यूपी में बहुत सारे मुस्लिम हैं। इस तरीके से हम जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं कि जो ब्रह्मा है वहां पर जो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के प्रभाव है वो कहां पर है? गीता मीना सर एनसीईआरटी के अलावा, हाँ एनसीईआरटी के अलावा ही पढ़ रहे हैं हम। एनसीईआर, आप पूरी बात तो लिखो अपनी। अब इसमें मैं क्या समझूं? सर एनसीईआरटी के अलावा इसमें मैं क्या समझूं? आप क्या पूछना चाहती है? तो जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट में आप अपनी पूरी बात लिखें कि भाई ये बात है और ये बात मुझे जो समझनी है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। एनसीईआरटी के अलावा आरबीएससी भी आएगी। हाँ, एनसीईआरटी के अलावा हमें आरबीएससी पढ़नी है, ठीक है। कंबोज वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? कंबोडिया। और कंबोज का प्राचीन नाम था फूफान। क्या नाम था? फुनान नाम था। कंबोडिया में किस भारतीय शासक ने अपने राज्य स्थापित किए थे? कोडियन ने। और कंबोडिया में प्रसिद्ध अंगकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मा ने बनाया। और आधुनिक वियतनाम प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आधुनिक जो वियतनाम है वो प्राचीन काल में जो है वो चंपा के नाम से जाना जाता था। चंपा का पहला राजा कौन था? श्रीमार था। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, तब भी ये सेशन आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तब भी ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, जो कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम होने वाला है, ये सारे एग्जामों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जीएस शर्मा कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा।
चंपा की राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। और वर्तमान में मलेशिया प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो मलेशिया जो है वर्तमान का, उसे मलाया के नाम से जाना जाता था। और ये सारे भारत के ही जो थे वो क्या थे, एक तरीके से इनके साथ बहुत ज्यादा इनके जो संबंध रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान थाईलैंड को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? समाया के नाम से जाना जाता था। वर्तमान इंडोनेशिया को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? सुमात्रा या स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान लाओस को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? लव देश के नाम से इसको जो जाना जाता था। और लव देश के आदि देवता कौन थे? तो भद्रेश्वर। कौन थे? भद्रेश्वर जो है वो लव देश के आदि देवता थे। सेकंड ग्रेड के लिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये सेकंड ग्रेड के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, रीट में थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। लव देश का पहला राजा कौन था? श्रुतवर्मन। ठीक है। और 21वां क्वेश्चन आता है, प्राचीन काल में व्यवसायिक संगठनों को क्या कहा जाता था? श्रेणी या गण जो है वो कहा जाता था व्यवसायिक संगठनों को। प्राचीन काल में भारत में प्रचलित विभिन्न धातु के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? जैसे जो सोने का सिक्का होता था, कल वाले सेशन में पढ़ा था, एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि चांदी का सिक्का निष्क कहलाता है। एक बच्चा कमेंट कर रहा था, नाम मुझे याद नहीं है अब, लेकिन याद रखना आप अपने इसको सही कर ले कि सोने का जो सिक्का है वो निष्क कहलाता है, जो वैदिक काल में चला था। इसके बाद धरण जो होता है, धरण जो है चांदी का सिक्का है। और मास्क व कांकनी जो है वो तांबे के सिक्के हैं। ये तीनों क्वेश्चन रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन निष्क सिक्का, धरण और मासन तथा कांकनी, ये 3 सिक्के हैं, 3 धातुओं के बने हुए। किस विदेशी यात्री ने भारतीय महल, भवनों व कलाकृतियों को देवताओं द्वारा निर्मित कहा? तो फाहियान थे ये। मरणासन राजकुमारी का चित्र किस चित्र शैली का भाग है? अजंता। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो 700 ईसा पूर्व खुला था। तक्षशिला भारत में, नालंदा, तक्षशिला, यानी वर्ल्ड गुरु भारत जो है वो विश्व गुरु कहलाता था। और जैसे आज हमारे देश के लोग विश्व के अलग अलग कोनों में पढ़ने जाते हैं, वैसे ही विश्व के अलग अलग देशों के लोग भारत में संस्कृत पढ़ने आया करते थे, तक्षशिला, नालंदा, इन विश्वविद्यालयों के अंदर। ठीक है। लेकिन वक्त परिस्थितियां बदल गई, हम अपने इतिहास को भूल चुके हैं और आज एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं कि भारत जो है वो वर्ल्ड गुरु बने, विश्व गुरु बने। ये जो विश्वविद्यालय, इनको फिर से शुरू किया जाना चाहिए, है ना? फिर से शुरू किया जाना चाहिए ना? आपको क्या लगता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या इन सारी यूनिवर्सिटीज को, जो कि हमारे प्राचीन काल की यूनिवर्सिटी है, इनको फिर से उसी रूप में शुरू किया जाए, संस्कृत भाषा में, जहां संस्कृत भाषा में सारी शिक्षा दी जाए, उसी तरीके से जो है शिक्षा हो प्राचीन समय जैसे होता था, और साथ में आधुनिक तरीके को इसमें इंक्लूड किया जाए। सर ये क्लास लेवल 1 के लिए है या लेवल 2 के लिए है? ये क्लास लेवल 1 और लेवल 2 प्लस सेकंड ग्रेड सबके लिए है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी, ओल्ड आरबीएससी पढ़ रहे हैं हम, जो कि 6 से 12 तक हम पढ़ेंगे। और ये आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके का पार्ट आपके राजस्थान जीके है। अगर आप जैसे रीट लेवल फर्स्ट में है तो आपका एक सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, उसमें थोड़ा सा इंडिया का जीके भी है। अगर आप रीट लेवल सेकंड के है और आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो उसमें पूरा इंडिया जीके है। अगर आप रीट लेवल सेकंड के है, आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत कोई भी सब्जेक्ट है तो आपका राजस्थान जीके है। तो ये सारा इसमें कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 400 ईसा पूर्व हुई थी। और प्राचीन भारत में कौन कौन सी भाषाएं मुख्य रूप से प्रचलित थी? संस्कृत, पाली और प्राकृत। प्राचीन भारतीय साहित्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 3। एक तो थे संस्कृत साहित्य, दूसरे थे बौद्ध साहित्य, तीसरे थे जैन साहित्य। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है राजस्थान के भिन्न भिन्न एग्जामों में। किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम किसकी कृति है? ये भारवी की कृति है, यानी ये रचना है। स्वपनवास दत्ता नामक संस्कृत नाटक का लेखक कौन है? भरत है। भर्तृहरि द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? वाक्य द्वीप, अंगार शतक व नीति शतक नामक।
महाकवि कालिदास की रचना कौन सी है? कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम एंड मालविक्री मित्रम व अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक नाटक भी इन्होंने लिखा था। लोहा स्तंभ दिल्ली की ऊंचाई कितनी है? 24 फीट है और भार 180 मण है ना। एक मण में 40 केजी होता है, एक मण में 40 केजी होता है, तो देख लो आप 180 मण इसका जो है वो भार है। आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से था? गणित व ज्योतिष शास्त्र से था। और बोधायन में पाइथागोरस प्रमेय को किस नाम से 2700 वर्ष पहले जो है वो प्रतिपादित किया था बोधायन ने? तो ये चिति प्रमेय के नाम से जो है वो। भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री व ज्योतिषाचार्य कौन थे? वराहमिहिर, कणाद, नागार्जुन व वाग्भट। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? धन्वंतरी को माना जाता है। और रस चिकित्सा प्रणाली के जनक है नागार्जुन। और विश्व का प्रथम सृजन यानी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर जो था वो कौन था? सुश्रुत था। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण। ये टॉपिक आप अगर अपना सिलेबस देखोगे एसएसटी का तो उसमें क्लियर टॉपिक दिया गया है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान की क्लास आज नहीं हो पाई, थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू था दोपहर के समय और इसीलिए मनोविज्ञान की क्लास आज नहीं हो पाई। मैं करना चाहता था लेकिन नेटवर्क के चलते हो नहीं पाए थे, तो इसीलिए इसके लिए खेद प्रकट कर सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। मजबूरी ये है कि कभी कभी ऐसी टेक्निकल इशू आ जाती है, जैसे नेट की प्रॉब्लम हो गई। नेट ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो गया, नेट बीच बीच में बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, तो फिर बीच में क्लास डिस्टर्ब होती। तो फिर मैंने सोचा कि इसको आज कैंसिल करते हैं और कल करेंगे। फिर कल थोड़ी लंबी क्लास कर देंगे, घंटा 1.5 घंटा की, और इस क्लास को भी थोड़ा लंबा करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मध्यकाल व पूर्व मध्यकाल में भक्ति के कितने मत प्रचलित थे? देखिए, भक्ति के 3 मत थे। जनरली हिंदू धर्म में 2 मत थे, एक था मुस्लिम मत। ठीक है, हिंदू जो धर्म थे 3 मत चलते थे। ठीक है, भक्ति के 3 मत। जो भगवान शिव की पूजा करता था वो क्या कहलाता था? शैव कहलाता था। जो भगवान विष्णु की पूजा करता था वो क्या कहलाते थे? वैष्णव कहलाते थे, वैष्णव। और इसमें भी आगे 2 भागों में बंट गए, एक राम को पूजा करने वाले, एक भगवान कृष्ण को पूजा करने वाले। और तीसरा था जो मुस्लिम संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, वो था सूफी। इसमें जो है वो खास तौर पर क्या होते थे? भजन कीर्तन ज्यादा होते थे। तो इस तरीके से जो है वो भक्ति परंपरा थी। शिव के उपासक शैव कहलाते थे, शिव के उपासक शैव कहलाते थे। और दक्षिण में शैव अनुयायी को क्या कहा जाता था? जो दक्षिण भारत है, जैसे अपना जो उत्तर और पश्चिम भारत है, वहां पर तो भगवान शिव के जो उपासक थे वो शैव कहलाए, और दक्षिण भारत में जो लोग शिव की पूजा करते थे वो नयनार कहलाए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि नयनार किसके उपासक होते हैं? तो भगवान शिव के उपासक होते हैं। और नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63। नयनार संतों की कितनी संख्या है? 63 नयनार संत जो है वो हुए हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। और वीर शैव मत के अनुयायी क्या कहलाते हैं? लिंगायत कहलाते हैं। और शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की थी? 4। याद रखना, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और मैसूरी या श्रृंगेरी। विष्णु के उपासक क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। और दक्षिण में वैष्णव यानी दक्षिण भारत में जो विष्णु के उपासक थे वो अलवार संत कहलाए। क्या कहलाए? अलवार संत कहलाए। और इनकी जो संख्या थी वो 12 थी। राजस्थान के प्रमुख वैष्णव संप्रदाय के कौन से राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय कौन से हैं? तो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय अर्थात भगवान शिव, भगवान विष्णु के जो उपासक हैं वो कौन है? तो भगवान विष्णु के उपासक है बिश्नोई है, राम स्नेही है, ये सारे वैष्णव संप्रदाय के हैं। क्योंकि विष्णु
और राम दोनों किसके, सॉरी, कृष्ण और राम दोनों ही किसके रूप हैं? विष्णु जी के रूप हैं। दादूपंथी, राम स्नेही पंथी, निरंजनी पंथी, चरणदासी पंथी और लाल दासी पंथी, ये सारे के सारे जो है वो क्या है? राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की क्या है? एक तरीके के संत हुए हैं। सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन, और ये जो सूफी लोग हैं वो ऊन के जनरली वस्त्र ज्यादा पहनते हैं, और भगवान के लिए, यानी इनके सूफी संप्रदाय में नाच गाने के माध्यम से जो है वो ईश्वर को रिझाया जाता है। ठीक है, प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन से हैं? चिश्ती है, चुर्राहवर्दी है, कादरी है और नक्शबंदी है। भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को राधानगर में। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की नींव रखी थी? ब्रह्म समाज, 20 अगस्त 1828 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का आधार क्या था? वेद और उपनिषद का ज्ञान। ठीक है, और सती प्रथा का विरोध कानून किसने और कब बनवाया था? विलियम बेटिक ने 1829 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग किससे प्रभावित थे? तो ये ब्रह्म समाज से जो थे वो प्रभावित थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। कौन थे? स्वामी बिरजानंद। ये अच्छा क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो आप बता देंगे कि स्वामी बिरजानंद जो थे इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पर है, डाउनलोड करें, या तो इनको नोट कर ले एक एक क्वेश्चन को, या फिर मैं आपको इनकी प्रिंट वाली पीडीएफ भी आपको दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सबका लिंक दिया हुआ है, वहां से उसका प्रिंट निकाले और उसको जो है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। दयानंद सरस्वती ने किस धार्मिक ग्रंथ की रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश की। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में। दयानंद सरस्वती का देहांत कब हुआ? दयानंद सरस्वती का देहांत कब हुआ? तो 30 अक्टूबर 1883 में। और दयानंद स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 में। स्वामी विवेकानंद के माता पिता कौन थे? भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त, इनके जो थे वो क्या थे? माता पिता थे। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो मोस्ट है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद किस दर्शन से संबंधित थे? वेदांत से। और रामकृष्ण मठ की स्थापना कहां पर की गई थी? कोलकाता के पास वारानगर में। और अनुवर्त की स्थापना किसने की थी? आचार्य तुलसी ने। और अनुवर्त में कितने नियम होते हैं? 75 नियम होते हैं, याद रखना, 75 रूल्स इन अनुवर्त। नेक्स्ट चैप्टर आता है विश्व की प्रमुख घटनाएं। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। भारत में राष्ट्रीयता, इसको पढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीयता को पढ़ते हैं। विश्व की प्रमुख घटनाएं हमारे सिलेबस का पार्ट जो है वो नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर भारत की में राष्ट्रीयता, हम वो ही पढ़ रहे हैं जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा के अंदर मुख्य रूप से सिलेबस का पार्ट है। जैसे कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है, कोई चैप्टर ऐसा आ जाता है कि जो हमारे संबंध से ही दूर है, यानी हमारे सिलेबस से उसका कोई संबंध नहीं है, तो हम उस टॉपिक को क्या कर रहे हैं? स्किप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू रीट मुख्य परीक्षा हम जो पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू रीट मुख्य परीक्षा ही चर्चा कर रहे हैं। बाकी हम किसी भी एग्जाम की यहां तैयारी नहीं करते हैं। रीट मुख्य परीक्षा L1, L2 और ग्रेड सेकंड को दृष्टिकोण में रखते हुए ही हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं। मुख्य जो लक्ष्य है वो तो अपना क्या है? केवल और केवल रीट मुख्य परीक्षा। तो जो बच्चे, मान लो ऐसा नहीं है कि केवल रीट मुख्य परीक्षा ही ऐसा नहीं है कि केवल जो रीट मुख्य परीक्षा है, एक सेकंड रुकना।
हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल रीट मुख्य परीक्षा वाले ही ये क्लास देख सकते हैं, देख आप सभी सकते हैं। और आपके सेकंड ग्रेड में, सीएटी में और बाकी जितने भी एग्जाम है, सब में ये चीजें काम आने वाली है। ये चीजें सब में काम आएगी, आपके सब में काम आएगी। राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उन सब में ये डाटा आपके काम आएगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो मुख्य रूप से तैयारी कर रहे हैं वो इसी एग्जाम की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। किस वैदिक साहित्य में राष्ट्रवाद को सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया था? यजुर्वेद में। राष्ट्रीयता जनता में मैं के स्थान पर कौन सी भावना उत्पन्न करती है? हम। जैसे आप 1857 की क्रांति में देखोगे, 1857 की क्रांति में राष्ट्रीयता नहीं थी। क्या नहीं थी? राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। इसीलिए जितने भी लोग क्रांति में भाग लिए, जैसे लक्ष्मीबाई अपने कुछ उद्देश्य के लिए लड़ रही थी, तात्या टोपे अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, सैनिक अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, सबका अलग अलग उद्देश्य था, राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा और आगे आएंगे, आधुनिक समय में 2014 से पहले, 2014 से पहले यानी 2013 तक अगर आप देखोगे तो हम में राष्ट्रीयता की भाव कम थे। आप में से देखो, ये नहीं है कि कोई मैं कांग्रेस या बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं आपके अंदर एक बात आपको एक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 2013 से पहले कितने बच्चे ऐसे हैं इस क्लास में जो ये बता सकते हैं कि देश में क्या हो रहा था, हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन से देश में उनका दौरा है, और कौन सी योजनाएं आ रही है, किसका वो उद्घाटन कर रहे हैं, भारतीय सेना का जो है वो पाकिस्तान की सीमा पर क्या हो रहा है। इन तरीके की चीजों से आम जनता का कोई लगाव जो था वो 2014 से पहले नहीं था। आम जनता अपने काम पे काम रखती थी या फिर केवल भ्रष्टाचार की न्यूज हमारे आती थी। बाकी नेशनलिटी यानी देश के प्रति या देश की भावना जो राष्ट्रीयता है वो थोड़ी सी हमें कम हो गई थी। लेकिन 2014 के बाद इस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ कि एक तो उसमें सबसे बड़ा योग था हिंदी भाषा का, कि अब जो नई सरकार बनी 2014 में, उसने अपने हर कार्य में, अपने हर भाषण में, हर चीज में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री जी कोई भी राज्य के हैं, भाषण दे रहे हैं हिंदी में दे रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर भाषण दे रहे हैं हिंदी में दे रहे हैं, राष्ट्रपति भाषण दे रहे हैं हिंदी में दे रहे हैं, उद्योग मंत्री है या कोई भी किसी भी प्रकार का खेल मंत्री है या SC/ST मंत्री है, हर व्यक्ति हिंदी भाषा का प्रयोग करने लगा। और हिंदी भाषा का प्रयोग से क्या हुआ, आम जनता को चीजें समझ आने लगी। 2013 से पहले जब भी आप, जैसे 15 अगस्त होती थी, 26 जनवरी होती थी, तो मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति का अभिभाषण होता था, प्रधानमंत्री का कोई संबोधन होता था, संसद की कार्रवाई। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं तो 2014 से पहले राज्यसभा, लोकसभा टीवी देखा करते थे? मुझे नहीं लगता कि आप कोई देखते होंगे, क्योंकि वहां पर जनरली जितने भी नेता होते थे वो इंग्लिश में ही भाषण देते थे। प्रधानमंत्री जी इंग्लिश में भाषण देते थे, बाकी नेता इंग्लिश में भाषण देते थे, और इंग्लिश भाषा की वजह से आम जनता से कनेक्टिविटी टूट गई। आम जनता जब भी कोई जैसे प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, चैनल बदल लेते थे। आजकल क्या है कि प्रधानमंत्री अगर भाषण दे रहा है, कोई नेता भाषण दे रहा है, तो जनरली लोग सुनने का प्रयत्न करते हैं। तो एक तो हिंदी भाषा ने हमें बहुत ज्यादा राजनीति से कनेक्ट किया, राष्ट्रीय मुद्दों से कनेक्ट किया, और आम जनता जो है इससे जुड़ी, और इससे क्या हुआ, जनता के अंदर जो है वो राष्ट्रीय भावना का जो है वो क्या हुआ, विकास हुआ। तो ये जो राष्ट्रीय भावना होती है, वहां हम ये नहीं कहते कि ये मेरा है, हम कहते हैं कि ये हमारा है। मैं के स्थान पर क्या आ जाता है, हम आ जाता है। क्या आ जाता है, हम आ जाता है ना, हम। कोलकाता कब तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा? तो 1911 तक जो है वो कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। भारत में पुरातात्विक अन्वेषण व उत्खनन किसके नेतृत्व में शुरू किया? ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है आपसे। कनिंघम 1861 में। भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था?
विलियम जोन्स ने किया था। बहुत सारे ऐसे अंग्रेज अधिकारी भारत में आए जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को समझा, और जब उन्होंने, वो क्या करते थे कि हमारे जो देश के अंदर जो संस्कृत के विद्वान थे उनको अपने दरबार में लेके जाते थे ये अंग्रेज अधिकारी, और उनसे उन सारे जो हमारे वैदिक ग्रंथ है, जो हमारे वेद हैं, इसके अलावा वैदिक ग्रंथ है, वो उनसे सुना करते थे कि बताओ, क्योंकि अंग्रेजों को संस्कृत आती नहीं थी, तो उन्होंने हमारे जो संस्कृत जो जानकार थे, संस्कृत के विद्वान थे, वो अपने दरबार में रखते थे। रोज 2 घंटा के तुम मुझे ना पढ़ा के जाना, 2 घंटे तुम ना आज ये वाला ग्रंथ पढ़ाना, आज ये वाला ग्रंथ पढ़ाना। और जब अंग्रेजों ने उनको समझा तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत बेहतरीन चीजें हैं, और उन्होंने क्या किया, बाद में जो है वो इन सारे ग्रंथों का इंग्लिश में क्या करवाया, ट्रांसलेट करवाया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होना चाहिए जिससे कि बाकी हमारे देश के जो लोग हैं वो समझे। एक बात आप नोट करोगे, आज हम इंडियन जो भारतीय लोग हैं, हम जो भारतीय लोग हैं वो जनरली हम पाश्चात्य संस्कृति को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में अभी के जो युवा है वो बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये जो खाना है या जो मॉडर्न आधुनिक वस्त्र हैं, इनको पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और भगवान भक्ति से हम दूर होते जा रहे हैं। जबकि आप विदेशी कंट्रियों में देखोगे, है ना, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है जो विदेशों में घूमते हैं और वहां के लोगों के बारे में बताते हैं। तो एक बार मैं एक ऐसा ही चैनल देख रहा था जिसका नाम, चैनल का नाम था साइकिल बाबा। साइकिल बाबा नामक एक चैनल है, और उसमें एक हमारे हरियाणा का ही व्यक्ति है, वो साइकिल पर पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा है। तो वो अलग अलग देशों में जाता है साइकिल पर, ठीक है, और वहां के लोगों को दिखाता है, वहां की संस्कृति को दिखाता है। तो वो उसमें हमने देखा कि विदेशों के जो लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। साधारण वस्त्र पहनना, साधारण भोजन, वहां के लोग अब ज्यादा पिरगर बजा नहीं खा रहे हैं, वो इंडियन फूड को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मान लो कोई भारतीय व्यक्ति जाकर और अमेरिका के अंदर भारतीय भोजन रेस्टोरेंट खोलता है कि इंडियन फूड, तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि वहां के लोग उन चीजों को खा के, पहन के या वैसे संस्कृति को अपना के फुल हो गया। अब वे अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है। हम भी एक दिन वापस अपनी संस्कृति की ओर लौटेंगे, हालांकि धीरे धीरे हम दूर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर से लौटेंगे, फिर से हम अपनी संस्कृति की ओर आएंगे। वापस आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ। तो भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रचलन को किसने शुरू किया? जॉर्ज मैकाले ने किया। विक्रम चंद्र चटर्जी ने किस नाटक की रचना की थी? आनंद मठ की। और वंदे मातरम गीत किसकी देन है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। भारत में छापे खाने की शुरुआत यानी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की, कहां पर की गई थी? श्री रामपुर कोलकाता में 1800 में। और भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ? इंडियन गजट 1774 में। और राजा राम मोहन राय ने कौन से समाचार पत्र प्रकाशित करवाए? संवाद, कुमोदनी व मीरातुल, ये 2 समाचार पत्र जो है वो राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित करवाए। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ? उदंत मार्तंड 1826 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन से समाचार पत्र प्रकाशित करवाए? सोम प्रकाश। हरीश चंद्र मुखर्जी ने कौन से समाचार पत्र प्रकाशित करवाए? हिंदू पेट्रियन। और तिलक ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करवाया? केसरी। केसरी जो था, ये क्वेश्चन मोस्ट है, याद रखना। केसरी जो समाचार पत्र था, केसरी, वो तो किस भाषा का था? हिंदी, ये मराठी भाषा का था, ये याद रखना। और जो मराठा नामक समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। 1857 के स्वतंत्रता को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीर सावरकर ने कहा। और 1857 की क्रांति के समय भारतीय सैनिकों ने किस राइफल का विरोध किया? एनफील्ड। और कोटा में कितने माह तक जन शासन लगा रहा? जन शासन कौन सा होता है? जनता का शासन। जन शासन मीन जनता का शासन। तो
राजस्थान में किसने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वाया था? नरवर का शासक था मान सिंह। और मेजर बटन की हत्या कहां पर की गई थी? कोटा में की गई थी। नेक्स्ट चैप्टर आता है राजस्थान के गौरव। राजस्थान के गौरव का अर्थ क्या है? आपके सिलेबस में एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व या राजस्थान की महत्वपूर्ण हस्तियां, उनमें ये टॉपिक आता है आपका। तो देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जितने क्वेश्चन पूछने हैं वो हिंदी में टाइप करें ताकि सर देख ले जल्दी से। हाँ, ये तो ठीक है भाई, देखो मुझे तो अंग्रेजी कम आती है, तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं अगर वो हिंदी में टाइप कर देंगे तो और जल्दी उनके कमेंट को देखा जा सकता है। डेविड प्रजापति, डेविड प्रजापति कैसे होते हो यार? डेविड की जगह और नाम रखो आप। डेविड नाम अच्छा थोड़ी है कोई। मोहन प्रजापति रख लो, सोहन प्रजापति रख लो, है ना, कुछ भी रख लो यार, ऐसे थोड़ी। डेविड का क्या कमेंट है? देखो, डेविड हिंदी भाषा में कमेंट करो, फिर हम देखेंगे आपके। जो बच्चा हिंदी भाषा में कमेंट करेगा उसको सबसे ज्यादा जल्दी जवाब मिलेगा, हिंदी भाषा में जो कमेंट करेगा, जो बच्चा हिंदी भाषा में करेगा, है ना। क्योंकि आज भी हमारी जो हिंदी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसको उतना सम्मान नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, है ना। बाकी देश देखो, चाइना है ना, इनकी भाषा, इस चाइना में आप जाओगे कुछ भी अंग्रेजी में नहीं मिलेगा, सब कुछ चाइनीज में। सीडीपी की क्लास नहीं हुई आज, क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसीलिए नहीं हो पाई। बापा रावल ने किस ऋषि की सेवा की थी? हारित ऋषि की सेवा की। और इन्हीं के आशीर्वाद से कहते हैं कि बापा रावल जो है हारित ऋषि की गाय चराते थे। क्या चराते थे? गाय चराते थे इनकी। भारत का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश कौन सा है? मेवाड़। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज किसके बाद सिंहासन पर बैठे थे? सोमेश्वर देव के बाद बैठे थे। पृथ्वीराज के हाथों कितनी बार मोहम्मद गोरी के पराजित होने के प्रमाण मिले हैं? हमीर महाकाव्य में 7 बार मोहम्मद गोरी को इन्होंने पराजित किया। पृथ्वीराज प्रबंध कहता है कि 8 बार इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। पृथ्वीराज रासो कहता है कि 21 बार इन्होंने पराजित किया। और एक और पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि, ये कहती है कि 23 बार इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तराइन के पहले युद्ध में किस राजपूत योद्धा के भाले के वार से गोरी गंभीर रूप से घायल हो गया था? गोविंद राय थे। राणा सांगा का पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। राणा सांगा किसके बाद मेवाड़ के शासक बने? रायमल के 1509 में। खातौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। बांडी का युद्ध धौलपुर किसके मध्य हुआ? पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांडी का युद्ध कहां हुआ? धौलपुर में। दूसरा, किसके मध्य? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी। बयाना के युद्ध में किसकी सेना विजय हुई? राणा सांगा की। खानवा के युद्ध में किसके मध्य हुआ? बाबर राणा सांगा के मध्य। राणा सांगा का निधन हुआ 30 जनवरी 1528 कालपी नामक स्थान पर। और मीराबाई का जन्म कहां हुआ? कुंडली ग्राम मेड़ता में। कुंडली ग्राम मेड़ता में इनका जो है वो जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके राजवंश के हैं। आपके सब्जेक्ट में एक टॉपिक है एसएसटी में, राजस्थान के राजवंश। ये रीट लेवल फर्स्ट में भी है, रीट लेवल सेकंड में भी है, दोनों में ही है। कहा? ये रीट लेवल फर्स्ट में भी है और रीट लेवल सेकंड में भी है। टॉपिक छूट गए उनको वापस जाके देख लो। सारे टॉपिक क्लास में करवाए हुए हैं, सारी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वापस देख लो जब भी समय मिले। नेक्स्ट देखिए। मीरा का विवाह किससे हुआ? भोजराज से हुआ 1519 में। मीरा का अंतिम समय कहां व्यतीत हुआ? द्वारिका। कहते हैं कि मीराबाई जो है वो पति की मृत्यु के बाद इनके देवर और उनकी सास जो थी इनको बहुत ज्यादा यातनाएं देती थी, इनको विष भी देने का प्रयास किया गया
और तरह तरह से इनको जो है वो कष्ट दिए जाते थे। और अंततः ये भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते गुजरात द्वारिका चली जाती है और द्वारिकाधीश के मंदिर में कहते हैं कि ये नृत्य करती करती जो है वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। इनका शरीर किसी को मिला नहीं, बाद में शरीर नहीं मिला, केवल इनकी जो कहते हैं कि एक वस्त्र चुन्नी वगैरह ये ओढ़ रखी थी कि वो ही मिली उसको, वहां पर मंदिर के बाहर दिखाई दी। बाकी ये जो है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा में जो है वो समा गई थी। राजस्थान की जो है वो राधा कहा जाता है मीराबाई को, राजस्थान की राधा कहा जाता है इन्हें। विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी? बनवीर ने की थी। और उदय सिंह की धाय मां कौन थी? पन्ना थी। पन्ना ने उदय सिंह के स्थान पर किसे सुलाया? चंदन अपने पुत्र को। पन्ना उदय सिंह को लेकर कहां पर गई? देवलिया के जागीरदार राम सिंह के पास। और कुंभलगढ़ में उदय सिंह किस पहचान के साथ बड़े हुए? किलेदार आस देवपुरा का भांजा के रूप में। आशा देवपुरा नामक एक व्यक्ति था कि इसका भांजा है, यानी इनकी पहचान छुपाई गई। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 में। दुर्गादास के पिता का नाम था आसकरण। दुर्गादास से क्वेश्चन रीट में पूछा गया है बार बार, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दुर्गादास ने अपना बचपन कहां पर व्यतीत किया? लूणा गांव। दुर्गादास की साथी ने राज परिवार के रक्षार्थ अपने 70 साथियों सहित शाही सेना से मुकाबला किया। राठौड़ रणछोड़ दास थे ये। और मेवाड़ के शासक ने दुर्गादास राठौड़ को कौन सी रियासत दी थी? विजयनगर। होता क्या है कि दुर्गादास राठौड़ का जो अंतिम समय था उसमें जो अजीत सिंह थे उन्होंने दुर्गादास राठौड़ पर अविश्वास किया और इनको अपने दरबार से निकाल दिया। निकालने के बाद दुर्गादास राठौड़ जो है वो मेवाड़ के शासक के पास चले जाते हैं, राज सिंह के पास। राज सिंह ने इन्हें विजयनगर की जो है वो जागीरदार बना दिया था। लेकिन ये फिर जो है विजयनगर को भी छोड़कर कहां चले जाते हैं? एमपी में सिप्रा नदी के तट पर चले जाते हैं, वहीं रहते हैं और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं इनकी छतरी बनी हुई है। गिरी सुमेल का युद्ध किन के मध्य हुआ था? जेता कुपा व शेरशाह के मध्य 5 जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जेता कुपा किसका सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। एक मुट्ठी बाजरे की खातिर में सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, किसने कहा? ये शेरशाह ने कहा। अब क्यों कहा, इस संदर्भ में मैं कहानी तो बहुत बार बता चुका हूं, अगर आप कहेंगे तो दोबारा बता दी जाएगी, वरना कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही हैं वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खेजड़ली की रक्षार्थ प्राण गंवाने वाली वीरांगना कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई थी। और खेजड़ली घटना के समय जोधपुर का शासक कौन था? अभय सिंह था। और अभय सिंह ने वृक्ष काटने का कार्य किससे दिया था? गिरधर दास भंडारी को। और सर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, कि अगर एक सर के बदले अगर एक पेड़ बचे तब भी सस्ती है, हम दे देंगे, एक पेड़ के बदले एक जान दे देंगे। अमृता देवी बिश्नोई ने यह बात कही थी। सूरजमल किसके पुत्र थे? बदन सिंह के थे। और जाटों का प्लोटो किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल जाट को। अहमद शाह अब्दाली से हार के बाद किसने मराठों को शरण दी? सूरजमल ने। और भीलों के उद्धार हेतु किसने जनजाति व सुधार आंदोलन चलाए? गोविंद गुरु ने। और गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए किसकी स्थापना की थी? संप सभा की। और भगत आंदोलन किसने चलाया था? गोविंद गुरु ने चलाया था। राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 मानगढ़ की पहाड़ी। कालीबाई भील कहां की निवासी थी? रास्तापाल डूंगरपुर की। नाना भाई खाट को पुलिस द्वारा जबरन कब गिरफ्तार किया गया? 19 जून 1947 को। और किस से बचाने के लिए कालीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? सेंगाबाई को। और कालीबाई की शहादत पर प्रतिवर्ष मेला कहां लगता है? रास्तापाल में लगता है। धर्म धरा व धेनु की रक्षार्थ, धर्म धरा यानी भूमि और धेनु यानी गाय की रक्षार्थ किन महापुरुषों कार्य किए? वे क्या कहलाते हैं? लोक देवता। जिन्होंने धर्म की रक्षा की, जिन्होंने जो है वो भूमि की रक्षा की और जिन्होंने जो है वो गाय की रक्षा की, वे सारे व्यक्ति क्या कहलाए? लोक देवता जो है वो कहलाए।
क्या कहलाए, लोक देवता जो है वो कहलाए, जिन्होंने धर्म, भूमि और गायों की रक्षा की। तेजा जी गांव में तेजा जी किस गांव के निवासी थे? तेजा जी किस गांव के निवासी थे? खरनालिया, नागौर। तेजा जी ने अपने ससुराल में किसके घर पर रात गुजारी? लाछा गुजरी। तेजा जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। गोगा जी कहाँ के निवासी थे? ददरेवा चूरू। गोगा जी के माता पिता का नाम था क्या? जेवर सिंह। ओ भाई, यहां पर ये नाम में शायद बाइल नाम गलत लिखा है ना, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है, उसको ठीक कर देंगे। जेवर सिंह तो ठीक है। और गोगा जी का विवाह किससे हुआ? केमल दे से हुआ। केमल दे के पिता थे बूढ़ो जी, और अर्जन सर्जन किसके मौसेरे भाई थे? गोगा जी के थे। और किसकी तरफ से लड़ते हुए अर्जन सर्जन मारे गए थे? फिरोज शाह तुगलक की तरफ से। एक्चुअली अर्जन सर्जन इनके मौसेरे भाई थे, लेकिन इनसे शत्रु थे, दुश्मनी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इनकी जो गाय थी गोगा जी की, वो किसको दे दी थी? फिरोज शाह तुगलक को दे दी थी। और फिरोज शाह तुगलक से फिर गोगा जी का युद्ध हुआ, और फिरोज शाह तुगलक की तरफ से अर्जन सर्जन लड़े और गोगा जी ने इनका वध किया था। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा राखड़ी कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। गोगा राखड़ी किसे बांधी जाती है? हल और हाली को। गोगा जी के थान को क्या कहा जाता है? गोगा मेड़ी। और गोगा जी के थान हमेशा किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी। ये जो सारे क्वेश्चन है ना, आपको पेपर में मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पहले ही पूछे जा चुके हैं। गोगा जी के ध्वज का क्या कहलाता है? निशान कहलाता है ये। और पाबूजी राठौड़ कहां रहते थे? पाबूजी कोलुमंड। चांदा और डामा किसके सहयोगी थे? पाबूजी के। और पाबूजी की सगाई कहां हुई थी? सोढ़ा ग्राम में। पाबूजी की धर्म बहन थी देवल। देवल की घोड़ी का नाम था केसर कालवी। और किसके लड़ते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे? जिंदराव खींची से लड़ते हुए। याद रखना, जिंदराव खींची इनके जीजा जी थे, है ना, इनके बहनोई थे, बहनोई थे, इनके बहन के पति थे। इन्हीं से लड़ते हुए ये मारे गए थे। रामदेव जी के माता पिता कौन थे? मेना देव और अजमल जी, है ना, अजमल जी। रामदेव जी का विवाह हुआ था नेतल देवी से। और नेतल देवी नहीं है, पहले दे लगाते थे ना, नेतल दे, तो नेतल दे था यहां पर। और धर्म बहन थी डालीबाई। रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाते हैं? देवरा या देवल कहलाते हैं। खेजड़ली के नीचे रामदेव जी ने किस चिन्ह की पूजा की जाती है? पगलिय या चरणों की पूजा की जाती है। रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी तक। देवनारायण जी किस वंश के थे? बगड़ावत वंश के थे, नागवंशीय गुर्जर। और देवनारायण जी के माता पिता कौन थे? साधु और वैश्वाई भोज। गुर्जर समाज देवनारायण जी को किसका अवतार मानता है? विष्णु का। और देवनारायण जी का प्रथम पुजारी कौन था? उनका पुत्र बिल्ला। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। और देवनारायण जी की पत्नी थी पीपल दे। देवनारायण जी के प्रातः उठते ही किस गाय के दर्शन करते थे? ये शेर माता नाम की इनकी गाय थी, जिसका नाम था शेर माता। ग्वालों के देवता देवनारायण जी है। देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर है स्वाई भोज आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी के पुजारी क्या कहलाते हैं? भोपे कहलाते हैं। और कपड़े पर चित्रित कथा क्या कहलाती है? फड़ कहलाती है। और देवनारायण जी की फड़ कितने गीत होते हैं? देवनारायण जी की फड़ में गीत होते हैं 335, जो कि 1200 पेजों पे लिखे होते हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी व लोकप्रिय फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की फड़। और संत पीपा का जन्म स्थली कौन सा है? गागरोन दुर्ग। पीपा जी किस दिल्ली सम्राट को युद्ध में हराया था? इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने हराया था। और पीपा जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। और पीपा जी की पत्नी कौन थी? सीता सहचरी। सीता के कहने पर ही क्या, इनके वैसे 8 पत्नियां थी पीपा जी के। 8वीं पत्नी जो अंतिम पत्नी थी वो थी सीता। और सीता ने इनको मोटिवेट किया कि आप जो है वो क्या करो, संन्यास ले लो।
तो किसके कहने पर पीपाजी ने संन्यास लिया था? सीता के कहने पर, याद रखना। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे जाम्भोजी। जाम्भोजी का जन्म हुआ पीपासर नागौर में। जाम्भोजी का जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 1451 और जाम्भोजी के माता पिता थे हंसा देवी और लोहटन जी पवार। जाम्भोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की? कार्तिक कृष्ण अष्टमी 1485 संभ्रास्थल में। जाम्भोजी ने अपने अनुयायी को कितने नियमों के पालन के लिए कहा? 29। इसलिए बिश्नोई 20 और 9 बिश्नोई कहलाए। जाम्भोजी का निर्वाण स्थल कौन सा है? मुक्ति धाम मुकाम। जाम्भोजी की शिक्षाएं किसमें संकलित है? शब्दवाणी में। और जसनाथ जी का जन्म कहां पर हुआ? कतरियासर बीकानेर। जसनाथ जी किस स्थान पर घोर तप किया? गोरखमालिया नामक स्थान है उसमें। और जसनाथ जी समाधि कब ली? विक्रम संवत 1539 में। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय की विशेषता है? जसनाथी। और दादू दयाल का जन्म हुआ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1601 में। दादू का मूल नाम था महाबली। और दादू कितने शिष्य थे? दादू के 52 शिष्य थे, है ना, 52 शिष्य। और दादू का निर्वाण स्थल कहां पर है? नारायणा जयपुर। दादू की शिक्षाएं किसमें संकलित है? दादू वाणी में। राजस्थान के कबीर दादू जी कहलाते हैं। और राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? रामचरण जी को। रामचरण जी का मूल नाम था रामकिशन विजय वर्गीय। रामचरण जी के माता पिता थे देवहूति देवी और बखत राम। रामचरण जी की पत्नी का नाम क्या था? गुलाब कंवर। और रामचरण जी किसके शिष्य थे? कृपा राम जी के। रामचरण जी किस स्थान पर तपस्या की इन्होंने? भिलवाड़ा की मियाँ चंद जी की पहाड़ी पर। और रामचरण जी की शिक्षाएं किसमें संकलित है? अभिनव वाणी में इनकी जो शिक्षाएं हैं वो संकलित है। राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख आस्था स्थल कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा। आचार्य भिक्षु का जन्म कहां हुआ? कंटालिया गांव पाली में। आचार्य भिक्षु ने किसे अपना गुरु स्वीकार किया? आचार्य रघुनाथ को। आचार्य भिक्षु का मूल नाम क्या था? भीखन जी। तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य भिक्षु। और तेरापंथी की स्थापना कहां पर हुई थी? केलवा पाली में। आचार्य भिक्षु का स्वर्गारोहण कहां पर हुआ? सिरियारी का पाली में 1803 में। और भारत में रियासती विभाग की स्थापना हुई 27 जून 1947। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है राजस्थान के संत संप्रदाय। ये जो 121 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, अगर आप ये 121 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके संत संप्रदाय पूरे हो जाते हैं। निर्मल प्रजापति निर्मा प्रजापति आपका सब्जेक्ट क्या है? पहले तो ये बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन से टॉपिक आपके हैं, कौन से टॉपिक नहीं हैं। ये जो टॉपिक अभी आपने 121 क्वेश्चन किए हैं इस चैप्टर के, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड और रीट लेवल ही क्या, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो सब में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भारत में राजनीतिक विकास कैसे हुआ, हमारे सब पार्ट नहीं है। भारत का संवैधानिक विकास जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसको हम करेंगे कल। इसको हम कब करेंगे? कल करेंगे। 2-3 चैप्टर बचे हैं, ये कल कर लेंगे, ठीक है। ये तो करेंगे नहीं और ये करेंगे कल। ये आपका हो गया आज का, और कल इसको पूरा करके आपको जो है वो पीडीएफ भी दे दी जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।